नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत मोबाइल तकनीक के सहारे दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण शुरू करेगा। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.59% हुई। ब्रिटेन ने दुनिया में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल क्षेत्रीय कला और ऊर्जा कुशल तकनीक युक्त नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे और सरकार देश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1000 खेलो इंडिया लघु केंद्र शुरू करेगी। समाचार प्रभात में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों को सशक्त करने के लिए 5G तकनीक को समयबद्ध तरीके से अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने 5G प्रौद्योगिकी को समय पर हासिल करने के लिए सबसे मिलकर काम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश की डिजिटल क्षमता अपार है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि भारत मोबाइल तकनीक की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 4थे संस्करण में कल श्री मोदी ने कहा कि मोबाइल तकनीक की मदद से लाखों भारतीयों को करोड़ों डॉलर का लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक की मदद से करोड़ों नकदी रहित लेनदेन संभव हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने मोबाइल फोन के उत्पादन में बड़ी सफलता हासिल की है और देश इसके एक मुख्य केंद्र के रूप में उभर रहा है। We have achieved much success in mobile manufacturing in India. India is emerging as one of the most preferred destinations for mobile manufacturing. We have also come up with a production-linked incentive scheme to promote telecom equipment manufacturing in India. Let us work together to make India a global hub for telecom equipment design, development and manufacturing. We are embarking on a plan to ensure that over the next 3 years, every village will have high-speed fiber optic connectivity. We have already linked up the Andaman and Nicobar Island with fiber optic cable. मोबाइल और इंटरनेट संपर्क के क्षेत्र में प्रगति की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में इस समय 1 अरब से अधिक मोबाइल फोन और 75 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से आधे पिछले 4 वर्षों के दौरान ही जुड़े हैं। Today, we have over 750 million internet users. The scale and speed of internet penetration can be seen by the following facts. Half of the total internet users in India were added in the last 4 years. Half of the total internet users are in our rural areas. Our digital size and our digital appetite are unprecedented. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल संभावनाएं असीमित हैं और हमें इस बारे में योजना बनानी होगी कि हम आगामी प्रौद्योगिकी क्रांति का कैसे बेहतर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, बेहतर शिक्षा और किसानों तथा छोटे व्यवसायियों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें डिजिटल तकनीक की मदद से हासिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क समूह की पूरी क्षमता का उपयोग आतंकवाद और हिंसा मुक्त माहौल में ही किया जा सकता है। 36वें सार्क घोषणा पत्र दिवस पर कल अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों से आतंकवाद की समर्थक और पोषक ताकतों को हराने के लिए संकल्प करने और सुरक्षित तथा समृद्ध दक्षिण एशिया के निर्माण के लिए काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ मिलकर कोविड संक्रमण से पैदा स्थिति से निपटने के लिए वचनबद्ध है। सार्क घोषणा पत्र दिवस हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संसद मार्ग स्थित नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। नया भवन आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण होगा। नया संसद भवन आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा। मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की इमारत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त होगी। नई लोकसभा मौजूदा आकार से 3 गुना बड़ी होगी और राज्यसभा के आकार में भी बढ़ोतरी की गई है। नए भवन की सज्जा भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्प, वास्तुकला की विविधता का समृद्ध मिलाजुला स्वरूप होगा। डिजाइन योजना में केंद्रीय संवैधानिक गैलरी को स्थान दिया गया है। नए संसद भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और आर्थिक विकास के द्वार खुलेंगे। भारत ने कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 94.59% हो गई है। वर्तमान समय में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट के साथ देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4% से भी नीचे आ गई है। लगभग 3,83,000 सक्रिय मरीजों के साथ ये प्रतिशत 3.96 हो गया है। एक महीने से अधिक समय तक संक्रमण की प्रतिदिन संख्या 50,000 से कम रह गई है। सरकार ने कहा है कि वैज्ञानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद देश में कोविड महामारी के टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि टीके के उत्पादन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और टीके की खुराक को देश में हर एक व्यक्ति को जल्द से जल्द सुलभ कराने के लिए भी खाका तैयार कर लिया गया है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कुछ टीकों को अगले कुछ सप्ताह में लाइसेंस मिल जाने की संभावना है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से टीकों के उत्पादन से संबंधित तैयारियां कर रही है। श्री भूषण ने बताया कि कोविड-19 का टीका लगाने के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल इस साल अगस्त में गठित कर लिया गया था। केंद्र सरकार ने 7 अगस्त को एक अन्य मैकेनिज्म भी गठित किया जिसको नेगवैक कहते हैं, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19। नेगवैक का जो मैंडेट है वो है कि पॉपुलेशन ग्रुप्स को प्रायोरिटाइज करना, प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर सरकार को परामर्श देना, वैक्सीन का चुनाव कैसे किया जाए, वैक्सीन डिलीवरी कैसे की जाए और जिन लोगों को वैक्सीन दी गई उनका ट्रैकिंग मैकेनिज्म क्या हो, इसके बारे में सरकार को जानकारी देना। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि जहां दुनिया भर में कोविड महामारी के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में सितंबर के मध्य से नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। श्री भूषण ने बताया कि देश में कोविड रोगियों में से 54% महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और दिल्ली से हैं। राजदूतों और विदेशी मिशनों के प्रमुखों की एक टीम आज हैदराबाद का दौरा करेगी। ये टीम भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई सहित बायोटेक कंपनियों में जाएगी ताकि कोविड के टीके के विकास और विनिर्माण संबंधी कार्यों की सीधे जानकारी प्राप्त की जा सके। इस कार्यक्रम का आयोजन विदेश मंत्रालय कर रहा है, जिसमें करीब 80 विदेशी मिशन भाग ले रहे हैं। ये अपनी तरह का पहला दौरा है और ऐसे ही दौरे अन्य शहरों में भी आयोजित किए जाने की संभावना है। इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने उच्च स्तरीय यात्रा के लिए सभी प्रबंधों की समीक्षा की। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,325 नए रोगी सामने आए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और अब ये 91.70 पर पहुंच गई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,21,493 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,03,111 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,531 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 83,71,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 294 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 214 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 14,272 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 78 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 15 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,110 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,026 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य के लोक स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 6,365 मरीज स्वस्थ हुए। एक रिपोर्ट।
महाराष्ट्र में फिलहाल कोविड-19 मरीजों की संख्या 73,374 है। राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 93.42% है, जबकि मृत्यु दर 2.57% है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि स्वास्थ्य प्रणाली राज्य भर में कोरोना वैक्सीन देने के लिए तैयार है। जालना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कोल्ड स्टोरेज तथा मेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण सहित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन की आपातकालीन स्वीकृति के लिए आवेदन किया है और उन्होंने स्वयं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला के साथ टीकाकरण के बारे में चर्चा की है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बिहार में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 97.31% हो गई है। राज्य में इस महामारी के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है। फिलहाल राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 5,157 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य में कल 674 मरीजों के स्वस्थ होने की सूचना है, जबकि 684 नए संक्रमितों की पहचान हुई। अभी तक राज्य में 2,33,791 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। बिहार में कल 1,25,000 कोरोना नमूनों की जांच की गई। राज्य में अभी तक 1,56,00,000 से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। केरल में कोरोना के 5,032 नए मामले सामने आए, जबकि 4,735 संक्रमित लोग इस महामारी से ठीक हुए। राज्य में संक्रमण की दर 8.31% है। केरल में सक्रिय मामलों की संख्या 59,732 है। अब तक राज्य में 2,472 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर रेलवे के दिल्ली स्थित शकूर बस्ती कोविड केयर सेंटर में अब तक कुल 839 मरीज भर्ती किए गए, जिसमें से 834 मरीजों को डिस्चार्ज अथवा शिफ्ट किया गया है। उत्तर रेलवे ने दिल्ली के लोगों को कोविड केयर सेंटर वाले 238 आइसोलेशन कोच उपलब्ध कराए हैं। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने बताया कि 3,808 बिस्तरों की सुविधा वाले इन डिब्बों के रखरखाव के लिए इन स्टेशनों पर सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही एम्बुलेंस के सुगम आवागमन के लिए सड़क मार्ग भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि आइसोलेशन कोच सेंटर में रोगियों को पौष्टिक तथा गुणवत्ता वाला खाना दिया जा रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 प्रस्तुत कर रहा है। कोविड-19 इस साल की सबसे बड़ी खबर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने इस महामारी से निपटने में बेहतर ढंग से संघर्ष किया है। श्री मोदी ने 8 अक्टूबर को कोविड जन आंदोलन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे महामारी से बचाव के लिए उपयुक्त दिशा निर्देशों का पालन करें। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस अभियान का बेहतरीन परिणाम रहा। प्रधानमंत्री ने जैसे ही जन आंदोलन शुरू किया, लोग आते गए और कारवां बनता गया। अब लोगों ने कोविड उचित व्यवहार का और कड़ाई से पालन करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मनोरंजन, खेल, स्वास्थ्य जगत और लगभग सभी क्षेत्रों के शीर्ष स्तर के व्यक्तित्व इस आंदोलन से जुड़ गए। पहले ही हफ्ते में इसके 233 करोड़ इम्प्रेशंस हो गए और यूनाइट टू फाइट कोरोना हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। 8 अक्टूबर को, जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था, कोरोना संक्रमण की दैनिक वृद्धि 78,524 थी। ठीक 2 महीने बाद 8 दिसंबर को ये वृद्धि 66% घटकर केवल 26,567 हो गई। साफ है कि प्रधानमंत्री की अपील को लोगों ने ध्यान से सुना और उसका पालन भी किया। टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे, लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोविड-19 विषाणु को केवल सतर्कता और कोविड उचित व्यवहार का पालन करके ही रोका जा सकता है। याद रहे, जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। नसीम नकवी, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। ब्रिटेन कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। फाइजर और बायोटेक द्वारा विकसित कोविड वैक्सीन कल ब्रिटेन में शुरू कर दी गई। इस महामारी से विश्व में 15 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है और वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। ब्रिटेन के लगभग 70 अस्पतालों में 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों और स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन दी गई है। सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये वैक्सीन 21 दिन के अंतराल में 2 इंजेक्शनों के जरिए दी जाएगी। दूसरी खुराक के 7 दिन बाद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में समग्र सुधार होगा।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। देखकर गर्व होता है जिनके पास नहीं थे रहने को घर, उनके लिए बन रहे हैं पक्के मकान। चूल्हे पर निर्भर माताओं को उज्ज्वला योजना ने दिया कुकिंग गैस का वरदान। जहां शौच की उचित व्यवस्था नहीं थी, हो रहा शौचालयों का निर्माण। टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, अंतरिक्ष, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नया भारत छू रहा आसमान। और यह सब संभव करते हैं आप अपने एडवांस टैक्स के योगदान द्वारा। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। अपने अग्रिम आयकर की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करें। यदि टीडीएस या टीसीएस के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रूपए से ज्यादा है, तो अग्रिम आयकर जमा करना अनिवार्य है। देश की प्रगति में अपना योगदान दें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। खुजली झटपट दूर करे, लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत मोबाइल तकनीक के सहारे दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण शुरू करेगा। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.59% हुई। ब्रिटेन ने दुनिया में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल क्षेत्रीय कला और ऊर्जा कुशल तकनीक युक्त नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे और सरकार देश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1000 खेलो इंडिया लघु केंद्र शुरू करेगी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। सटीक, विश्वसनीय और समाचारों की विस्तृत जानकारी सुनने के लिए हमारे आधे घंटे के समाचार बुलेटिन AIR News 24x7 और FM गोल्ड पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 8 बजे हिंदी में, और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 8:30 बजे। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार ने सेवानिवृत्त होने के बाद भी खिलाड़ियों और खेल समुदाय को प्रोत्साहन और समर्थन देने की पहल की है। फिक्की द्वारा आयोजित 10वीं वैश्विक खेल शिखर बैठक को संबोधित करते हुए कल उन्होंने कहा कि सरकार समूचे देश में 1000 खेलो इंडिया के छोटे केंद्र शुरू कर रही है।
ये केंद्र सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को रोजगार दिलाने में मदद करने के अलावा देश की खेल संस्कृति को बेहतर बनाने में भूमिका निभाएंगे। श्री रिजिजू ने उद्योग, व्यवसाय और कॉरपोरेट घरानों से आग्रह किया कि वे खेल को लेकर जुनून से भरा समाज बनाने में सरकार के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान जोरदार तरीके से चल रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कल 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 के लिए वेबसाइट का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की व्यवस्था शुरू की गई। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 का विषय है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। कोविड महामारी को देखते हुए सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल प्रारूप में होगा। श्री मुरलीधरन ने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस भारत की प्रगति में विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के योगदान का उत्सव मनाने का दिन है। इसे मनाने के लिए 9 जनवरी का दिन चुना गया है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी 2021 को करेंगे। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज संयुक्त अरब अमारात और सऊदी अरब की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। वे वहां दोनों देशों के सेनाध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। उनकी ये यात्रा इस अर्थ में ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार भारत से कोई थल सेनाध्यक्ष संयुक्त अरब अमारात और सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। जनरल नरवणे का संयुक्त अरब अमारात में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। थल सेनाध्यक्ष यात्रा के दूसरे चरण में 13 दिसंबर को सऊदी अरब जाएंगे, जहां वे शाही सेना के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ कई वार्ता करेंगे। धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। इस महीने की 6 तारीख तक 344,86,000 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका था। पिछले साल के मुकाबले इस साल 22% अधिक धान खरीदा गया। अब तक खरीदे जा चुके धान में से 202,77,000 मीट्रिक टन धान पंजाब से खरीदा गया। ये देश में कुल खरीद का 58.79% है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान की खरीद जारी है। अब तक लगभग 11 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में से एक है। प्रदेश में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हुई है, जो 31 जनवरी तक जारी रहेगी। प्रदेश में अब तक समर्थन मूल्य पर 10,85,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। अब तक 3 लाख से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी के दौरान लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर टोकन जारी किए जाएं। इस बीच राज्य शासन ने कहा है कि यदि किसानों को धान बेचने में किसी तरह की समस्या होती है तो वे डायल 112 के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। केंद्र पूर्वोत्तर में विमानन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई कदम उठा रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पूर्वोत्तर क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक एम सुरेश ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि ऐसे 10 हवाई अड्डों के परिचालन के प्रयास जारी हैं, जिनका फिलहाल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि संबंधित राज्य सरकारें और पवनहंस इस प्रयास में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुवाहाटी में एक नया विमान टर्मिनल मार्च 2022 तक काम करना शुरू कर देगा। इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1 करोड़ 40 लाख यात्रियों की होगी। श्री सुरेश ने यह भी बताया कि असम में एक वाटर एरोड्रोम शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख सबाह अल खालिद अल अहमद अल सबाह को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच संबंध सुदृढ़ होंगे और इनका विस्तार होगा। भारत और कतर ने एक विशेष कार्यबल गठित करने का निर्णय लिया है, जो कतर निवेश प्राधिकरण को देश में निवेश के लिए और सुविधाएं प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी के बीच टेलीफोन पर बातचीत में संकल्प व्यक्त किया गया कि देश में ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में कतर के निवेश की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। दोनों नेताओं ने निवेश और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा की। कोरोना संक्रमण के कारण इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा रद्द कर दिया गया है। संक्रमण को देखते हुए दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाले 3 एकदिवसीय मैच स्थगित कर दिए गए हैं। संभावना है कि ये मैच नई तिथियों पर खेला जाएगा।
पहले एक दिवसीय मैच के 3 बार टलने के बाद ये निर्णय लिया गया। क्रिकेट साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड की ओर से जारी संयुक्त बयान में इस सिलसिले में घोषणा की गई। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 22 और 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। चेन्नई में हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 22 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। श्रीनगर में बर्फ गिरने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गिलगित में वर्षा और बर्फबारी होने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री और अधिकतम 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में तापमान 6 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। और सिद्धार्थ, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है। जी हाँ निखिल, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो नए कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठनों के कल भारत बंद आह्वान पर सभी अखबारों की नजर है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सड़कों पर सिमटा भारत बंद, 32 किसान दल एकजुट हुए। जनसत्ता लिखता है, शांतिपूर्ण रहा किसानों का भारत बंद, मिला जुला असर। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सचित्र प्रकाशित किया है, 3 साल में हर गांव में मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में बोले मोदी, कोरोना टीकाकरण में इस्तेमाल होगी मोबाइल प्रौद्योगिकी। दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। राजस्थान पत्रिका के मुख्य पृष्ठ की खबर है, पहला कोरोना वैक्सीन लगवाने वाली उत्तरी आयरलैंड की मार्गरेट बोली, मैं 90 की उम्र में टीका लगवा सकती हूं, तो आप क्यों नहीं। पत्र लिखता है, इंग्लैंड के भारतीय मूल के 87 वर्ष के हरीश शुक्ला दुनिया के उन पहले लोगों में शामिल जिन्हें कोविड का टीका लगा। जनसत्ता की प्रमुख सुर्खी है, घटने लगे संक्रमण के मामले, 24 घंटे में 26,567 नए मरीज। फोर्ब्स 2020 की सूची के अनुसार दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अमर उजाला के पहले पन्ने की खबर है। वीर अर्जुन लिखता है, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लॉयड ऑस्टिन को रक्षा मंत्री के तौर पर चुना। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, भारत पेट्रोलियम के LPG ग्राहकों को जारी रहेगी सब्सिडी। गाड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए हाजिरी जरूरी न बनाएं, नवभारत टाइम्स के बॉक्स में है। मौसम विभाग के हवाले से अमर उजाला लिखता है, दिल्ली में 11 को बारिश के आसार, बढ़ेगी ठंड। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, ब्रेक डांस भी अब ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस ओलंपिक में शामिल होगा। इसे ही बी बोइंग और हिप हॉप कहा जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत मोबाइल तकनीक के सहारे दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण शुरू करेगा। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.59% हुई। ब्रिटेन ने दुनिया में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल क्षेत्रीय कला और ऊर्जा कुशल तकनीक युक्त नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे।
और सरकार देश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1000 खेलो इंडिया लघु केंद्र शुरू करेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।